बैक्टीरिया क्या होता है और ये क्या करता है खेती में। यूरिया से इंस्टेंटली रिजल्ट तो मिल जाएगा हाँ। और 2-3 दिन के लिए हरी भरी चमक भी दिख जाएगी, लेकिन यूरिया डालना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसमें जो सबसे मेन जो पैरामीटर है हाँ। वो है जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन। इसका मतलब उस किसान भाई ने गोबर का खाद या तो बहुत कम डाला है या डालना बंद कर दिया। नहीं तो क्या होता है, हम लोग बस यूरिया, डीएपी, पोटाश या 12-32-16 के कट्टे लाएंगे और बस फेंकते रहेंगे। और फिर भी कई सारे किसान भाइयों से आपने अब समस्या सुनी होगी कि मैंने सब कुछ डाल दिया, फिर भी बीमारियां ज्यादा आ गई है, उत्पादन कम होता जा रहा है। हाँ, हाँ। अगर आपका कार्बन अच्छा है और सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा है तो पोषक तत्व कहीं भी आपकी मिट्टी को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। कई सारे किसान भाई उसको प्रयोग भी करते हैं, हाँ, लेकिन जब प्रयोग करते हैं तो वो सेम प्रोडक्ट एक के खेत में रिजल्ट दे रहा है, किसी दूसरे के खेत में वो रिजल्ट कम देता है या नहीं दे पाता है। अगर किसी किसान भाई ने बहुत ज्यादा जुताई करी है, हर साल वो गहरी जुताई कर रहा है, या हर साल वो अपने गेहूं की कटाई के बाद में पराली जला रहा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए वो जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं बचेगी, वो ईंटें बन चुकी है। और अगर मिट्टी कड़क है तो उसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सबसे ज्यादा आपके द्वारा दिए गए जितने भी जो पोषक तत्व हैं उसमें से ज्यादा ऊर्जा पौधा अपनी जड़ों को उस जमीन के अंदर उतारने में व्यर्थ कर देगा, क्योंकि मिट्टी कड़क थी। दोस्तों ये एग्जैक्टली फील्ड में भी ऐसे ही बढ़ता है। हाँ, तो जैसे ये सबसे पहला वाला जो बैक्टीरिया है, हाँ। ये है एजोस्पाइरिलम लिपोफेरम। जितने भी घास परिवार के पौधे हैं, अच्छा, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम इस बैक्टीरिया का होता है। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि कभी सोयाबीन या फिर दूसरी कोई क्रॉप की भी पत्तियों पर इल्ली चिपकी हुई है, आपको उस पर दिखाई देता है कि इल्ली पर फफूंद लगी हुई है। वो फफूंद एक्चुअली दोस्तों उस फफूंद ने ही इल्ली को मारा है और वो है बिवेरिया बेसियाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इंदौर के पास में महू में हैं और यहाँ एक खजाना है दोस्तों जो एक्सप्लोर करना है, और ये खजाना है खेती में इस्तेमाल होने वाले उपयोगी मित्र फफूंद और बैक्टीरिया के ऊपर। ये सभी जो बैक्टीरिया और फंगस जो खेती में इस्तेमाल होते हैं ये चमत्कारी तरीके से काम करते हैं और हमें पता ही नहीं है। दोस्तों 1% किसान भी इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में इनको लेकर आप बहुत कुछ जान पाएंगे, क्योंकि डिटेल में ये वीडियो होने वाला है कि आखिर ये बैक्टीरिया और ये फंगस क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनके काम करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, इन्हें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इन्हें कैसे बनाया जाता है, मतलब कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, आप इन्हें कहां से ले सकते हैं, किस किस प्रकार की खेती में किस किस प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, सब कुछ जानने को मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। तो आइए समय गवाए बिना मिलते हैं जैव वाटिका के ऑनर से। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मिंग तकनीक पर। जी, थैंक यू सर सबसे पहले तो मुझे यहाँ आकर मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। मैं अभी तक ज्यादातर रासायनिक खेती के ऊपर बात करता हूँ जी, लेकिन ये बैक्टीरिया और फंगस मेरे लिए बहुत नया और बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है जी। तो उम्मीद करेंगे कि आप पूरा डिटेल में बताएं, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं जी। और अभी जो अब समस्या आगे आने वाली है, खाद संकट जो उत्पन्न हो रहा है, जो रासायनिक खाद मिल नहीं रहे हैं, रासायनिक दवाइयां इतनी महंगी होती जा रही है, तो जैविक जिस पर आप काम कर रहे हैं ये फंगस और बैक्टीरिया किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इन सबको रिप्लेस करने में कैसे हम कर पाएंगे, रासायनिक के साथ कैसे कर पाएंगे, विस्तृत जानकारी चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप आपका एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा पूरा नाम नितेश जसानी है और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास में रतलाम डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ एक स्थान है जावरा। जावरा एक तहसील प्लेस है। वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और मैंने प्लेन बीएससी किया बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। लेकिन साथ ही साथ में मेरा जो इंटरेस्ट था वो जैविक खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला गया पढ़ाई के साथ। आपका बैकग्राउंड फार्मिंग का ही है? मेरा बैकग्राउंड पूरी तरह से फार्मिंग का रहा है। मेरे पेरेंट्स ने खेती की है और अभी भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारा ब्रीडिंग सेंटर भी है। अच्छा। पशुओं का संवर्धन केंद्र भी है, तो वहाँ पर हम लोग गिर गायों का संवर्धन भी करते हैं। क्या बात है दोस्तों। तो अगर गिर गाय के ब्रीडिंग को लेकर या फिर आप डेयरी को लेकर भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके फटाफट बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो इसी के साथ साथ फिर जब मेरा बीएससी चल रहा था उसी समय मैंने सोच लिया था कि आफ्टर बीएससी मुझे इस फील्ड में अपना आगे का काम करना है। और फिर उस प्लेस में तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ नहीं करता था कॉलेजेस में। फिर मैं एमएससी करने के लिए मैं इंदौर आया 2006 में। फिर जब एमएससी मेरा स्टार्ट हुआ तो आफ्टर एमएससी फिर मैंने ये अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करी कि अभी तो जहां अपन जाते थे, जहां मैं जाता था, सभी जगह केमिकल का ही यूज था। बिल्कुल। हालांकि जैविक खेती का जो शब्द है ये काफी साल पहले आ चुका था। हाँ, लेकिन फिर भी आज से 18 साल पहले का जो माहौल था वो काफी अलग था। काफी सारे ऐसे किसान भाई थे जो इन चीजों के बारे में कम जानते थे और कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने शुरुआत करी
तो सबसे पहले हम लोगों ने बायो फर्टिलाइजर्स बनाना शुरू किए। तो बायो फर्टिलाइजर, अगर मैं उसको सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं, ऐसे लाभदायक सूक्ष्मजीव जो कि पौधों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व सरल रूप में प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब क्लियर होता चला जाए। पहले मैं ये जानना चाहूंगा बैक्टीरिया क्या होता है और ये क्या करता है खेती में। ठीक है। और जैसे फंगस भी, आपके यहाँ पे फंगस भी हैं जी, तो ये कैसे काम करते हैं, ये होते क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो हमको हमारी आंखों से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए उसको सूक्ष्म जीव की संज्ञा दी गई है। लेकिन खेती के मामले में बात करें तो वो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो फायदा पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे नुकसान होता है हमारी फसलों को। तो यदि आप लाभदायक सूक्ष्म जीवों का जब प्रयोग करते हैं तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या को वो कम करने का काम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और अगर हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या को उन्होंने कम किया तो स्वाभाविक सी बात है आप लोगों का फायदा होना है। अभी क्या हो रहा है कि अगर उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण यदि आपकी कोई फसल में कोई फफूंद वाला कोई रोग आ गया है, कोई बैक्टीरिया जनित कोई रोग आ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सीधा मार्केट से रासायनिक फफूंदनाशक दवाइयां लेनी पड़ती है, या आप किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। तो हमारे जो विकल्प हैं वो किस प्रकार के हैं? जैविक ऐसे विकल्प या ऐसे सूक्ष्मजीव जो हानिकारक बैक्टीरिया या फफूंद को रोकने का काम करते हैं। आपके यहाँ पे कितने प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया? लगभग हम लोग 30 से ज्यादा प्रकार के स्ट्रेन्स पे, स्पीशीज पे काम करते हैं। अच्छा। और वो 30 से ज्यादा ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिसमें बैक्टीरिया भी आ गए, फंगस भी आ गए, एक्टिनोमाइसिटीज भी आ गए। ये भी देख पाएंगे? ये भी आप सब देख पाएंगे दोस्तों, ये सब कुछ अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। अब आप शुरू करिए सर कि ये क्या, कहाँ से मल्टीप्लिकेशन इनका शुरू होता है, कैसे इनका एक्चुअली प्रोडक्शन होता है। जी, तो जिस तरह से आपने आपके प्रश्न की शुरुआत करी थी, मैं अपनी बात की शुरुआत हमेशा मिट्टी से करता हूँ, क्योंकि आप कोई भी फसल लगा लें पूरे साल भर में, खरीफ में, रबी सीजन में या जायद सीजन में, फसल जाना कुल मिला के कहाँ पे, वो बीज जो आपको बोना है कहाँ पे बोना है? मिट्टी में। तो हम लोगों को सबसे पहले मिट्टी के बारे में बात करना पड़ेगी। आमतौर पे एक आम किसान भाई की धारणा क्या होती है, हम लोग खेत में घूम रहे हैं, हमने देखा कि सब फसल थोड़ा सा पीला पड़ रहा है, उसमें यूरिया डाल दिया। यूरिया से इंस्टेंटली रिजल्ट तो मिल जाएगा और 2-3 दिन के लिए हरी भरी चमक भी दिख जाएगी, लेकिन यूरिया डालना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो केवल ये समझना कि खेत अगर पीला है तो मेरा उत्पादन कम हो जाएगा, कलर से कभी उत्पादन नहीं आता। उत्पादन बढ़ता है मिट्टी के स्वास्थ्य से। यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधा अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो हम लोगों का पूरा ये जो काम है, पूरा ये जो सिस्टम जो वर्क करता है, जिस तरह से हम लोग मृदा के स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? किसान भाइयों से मिट्टी के सैंपल। अच्छा। हाँ जी। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी नए किसान भाई आया हमारे पास में, तो सबसे पहले हम लोग उनके खेत का मिट्टी का सैंपल बुलवाएंगे। मिट्टी का सैंपल लेने के बाद इस मशीन के माध्यम से हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं। मिट्टी की जांच में हमको ये पता चलता है, अगर आप थोड़ा सा क्लोज भी आ पाए, इसको आप देख भी सकते हैं इसमें। तो इसमें जो सबसे मेन जो पैरामीटर है वो है जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन। अभी जो आपको कार्बन दिख रहा है 0.23, बहुत कम है, जबकि ये होना कितना था? मिनिमम 1% से ऊपर, इतना आपको होना ही होना था। लेकिन अगर किसी जमीन में 0.2% अगर कार्बन आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कार्बन का लेवल कम है, इसका मतलब उस किसान भाई ने गोबर का खाद या तो बहुत कम डाला है या डालना बंद कर दिया। अब जैसे ही इस कार्बन की मात्रा में कमी आएगी, साथ ही साथ में आपकी मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन है 0.2, लेकिन पीएच वैल्यू बढ़ चुका है 9.11। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध तो है। अब वो संबंध ही सबसे पहले सभी किसान भाइयों को जानना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग बस यूरिया, डीएपी, पोटाश या 12-32-16 के कट्टे लाएंगे और बस फेंकते रहेंगे। और फिर भी कई सारे किसान भाइयों से आपने समस्या सुनी होगी कि मैंने सब कुछ डाल दिया, फिर भी बीमारियां ज्यादा आ गई है, उत्पादन कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कभी भी हम लोगों ने कार्बन और पीएच के इस संबंध को समझने की कोशिश नहीं की है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मिट्टी के अंदर कार्बन अगर लाना है तो कहां से आएगा? वो आएगा गोबर के खाद से, या केचुआ खाद से, या हरी खाद के प्रयोग से। बिल्कुल। जैसे ही इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, यानी जैविक कार्बन जब मिट्टी में बढ़ेगा, तो वहां पे सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि बढ़ जाती है। वहां पे अच्छे अच्छे लाभदायक फायदा पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव आएंगे, बैक्टीरिया भी आएंगे उसी गोबर के माध्यम से, हरी खाद के माध्यम से, और वहां पे फफूंद भी आएगी अलग अलग प्रकार की जो फायदा देने वाली है। अब उनके आने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? वो रह जाते हैं बैठ बैठ करके इसी के अंदर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। अगर वो कॉलोनी कार्बन के साथ वहीं आपकी मिट्टी के अंदर बन चुकी है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कभी तेज बारिश हुई तो आपने देखा होगा कि लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसको हिंदी में निच्छालन कहा जाता है। तो पोषक तत्व सारे के सारे पानी में घुल मिल करके जमीन में उतर जाते हैं। अगर आपका कार्बन अच्छा है और सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा है, तो पोषक तत्व कहीं भी आपकी मिट्टी को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। इसी वजह से ये लिंक मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले मैं अगर डायरेक्टली ये समझूं कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या बैक्टीरिया का खाना है? बिल्कुल।
तो मतलब वही वो ऑर्गेनिक मैटर खाना अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो वहाँ पे पनप ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप बेसिकली ये चेक करते हैं कि उसके लिए वहाँ पे बैक्टीरिया तो हम दे देंगे लेकिन किसान के वहाँ पे उसका भोजन है या नहीं नहीं तो वो वहाँ जाके खत्म हो जाएंगे और किसान बोलेगा कि कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, इसी कारण आपने देखा होगा मार्केट में कई तरह की कंपनियां काफी सालों से काम कर रही है और कई सारे किसान भाई उसको प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जब प्रयोग करते हैं तो वो सेम प्रोडक्ट एक के खेत में रिजल्ट दे रहा है, किसी दूसरे के खेत में वो रिजल्ट कम देता है या नहीं दे पाता है। तो इसका कारण ये समझना भी जरूरी है कि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो यदि आपकी जमीन हेल्दी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलने वाला है, आपको तेजी से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जमीन शुरू से ही कमजोर है, तो मैंने अपनी शुरुआत कहां से करी थी, सबसे पहले हमको मिट्टी की हेल्थ पे काम करना है और हेल्थ पे काम करने के लिए उसको कैसे सुधारेंगे, उसकी जो भौतिक गुण है वो उस मिट्टी का कण का साइज, दो कणों के बीच की दूरी कितनी है, क्या वो कण आपस में से चिपक चुके हैं। चिपकने का मतलब क्या हो गया, अगर किसी किसान भाई ने बहुत ज्यादा जुताई करी है, हर साल वो गहरी जुताई कर रहा है या हर साल वो अपने गेहूं की कटाई के बाद में पराली जला रहा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए वो जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं बचेगी, वो ईंटें बन चुकी है। बिल्कुल जलाने के बाद, पकाने के बाद आपने अपनी मिट्टी को पका दिया है पूरी तरह से और वो मिट्टी में हार्डनेस आ गई है। अब आप सोचिए कि आज से कुछ 10-15 साल पहले तक 30-35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में हमारा काम हो रहा था। आज कितने हॉर्स पावर के आ गए, 55 से लेके 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये ताकत ज्यादा क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि मिट्टी कड़क हो गई। और ये तो मैंने भी देखा है सर, मैं जब 8-10 साल पहले की अगर बात करूं, जब जुताई करते थे फील्ड पे छोटे छोटे ढल्ले बनते थे मिट्टी के। जी हाँ। अब अगर गहरी जुताई कर दी जाए तो बिल्कुल बड़े बड़े फुटबॉल के आकार के आपको ढेले दिखते हैं। अब उसमें हुआ क्या है, जो भी किसान भाइयों के द्वारा जो केमिकल फर्टिलाइजर जो डाला गया है खेतों में, अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे डीएपी डाला, तो डीएपी में से जितना फास्फोरस या जितना नाइट्रोजन पौधे को लेना था उसने ले लिया, लेकिन जो बचा हुआ जो फास्फोरस है, जो एक्स्ट्रा गया है ओवरडोज के रूप में और जो कभी घुल ही नहीं पाया, वो मिट्टी के अंदर ये क्रस्ट का निर्माण करता है, उसको कहा जाता है फास्फोरस क्रस्ट। और ये सारा के सारा वो मिट्टी के कणों के बीच में फंस चुका है, फंसा हुआ है, और इसीलिए वो आपका इतना बड़ा फुटबॉल के आकार का आपको ढेले पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब अगर उसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अब आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले ये मिट्टी की जो परीक्षण की जो रिपोर्ट है, अब ये आप देखिए अब इसका प्रभाव कैसे कैसे क्या पड़ा। सबसे पहले कार्बन कम, तो पीएच गड़बड़ हो गया 9.1 अल्कलाइन हो गई, ये अल्कलाइन नेचर का, यानी मिट्टी में क्षार की मात्रा बढ़ी है। इसी के साथ साथ में जुड़ा हुआ जो एक और है वो है ईसी। अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक वो दम रहा होगा खेत में, तो ईसी फिर भी अभी नॉर्मल रेंज में आ रहा है। जो खेत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं वहां का ईसी 2 से ऊपर, 3 से ऊपर या 4 से भी ऊपर चला जाता है। अच्छा। और ईसी जितना ज्यादा बढ़ेगा और पीएच जितना ज्यादा बढ़ेगा, मिट्टी में उपलब्ध जो तत्व है वो कभी पौधा अपनी जड़ों के द्वारा ले ही नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा। और अगर उठा नहीं पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका फलन फूलन उत्पादन कम। और अगर मिट्टी कड़क है तो उसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, सबसे ज्यादा आपके द्वारा दिए गए जितने भी जो पोषक तत्व हैं उसमें से ज्यादा ऊर्जा पौधा अपनी जड़ों को उस जमीन के अंदर उतारने में व्यर्थ कर देगा, क्योंकि मिट्टी कड़क थी। अब आप सोचिए अगर मिट्टी पहले से भुरभुरी होती या नरम होती तो जड़ों को अंदर फैलने में काफी ज्यादा आसानी होती, तो वो जो ताकत थी वो ऊपर भेज सकता था उसके तने के लिए, शाखाओं के लिए, फूल के लिए और उत्पादन के लिए। लेकिन जब आधे से ज्यादा ऊर्जा वो खाली जड़ों को ही उतारने में लगा रहा है तो ऊपर के लिए बचेगा क्या, ये इसका मुख्य कारण है। इसलिए ये मिट्टी परीक्षण करवाना जरूरी होता है। तो ये पहली स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में, इसके बाद में जब हम लोग न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या तत्वों में भी कमी आई है। अगर तत्व वहां पे पड़े हुए हैं तो उसका कैलकुलेशन इसमें आ रहा है कि तत्व इतने हैं। तो उनके केस में क्या हो रहा है, केवल कार्बन कम होने के कारण और पीएच बढ़ने के कारण वो पड़े हुए तत्व भी पौधा ले नहीं पा रहा था। लेकिन ये वाली रिपोर्ट कैसी है, इसमें कुछ तत्व तो हैं नॉर्मल रेंज में, लेकिन कुछ बहुत कम हो चुके हैं। तो जो कम हो चुके हैं उनको अलग से डालना पड़ेगा, सही मात्रा उनको बताई जाएगी। और जो तत्व पड़े हुए हैं अब उसको डिसॉल्व कैसे करना है, क्योंकि वो तो जटिल रूप में है। अब उस जटिल रूप से आपको सरल रूप में परिवर्तित करके फिर पौधा उसको लेगा ना, वो सीधा जटिल रूप में तो लेगा नहीं। किसान भाई इसको देते हैं दानेदार रूप में, दानेदार खाद के रूप में। वो दाना पहले पानी में घुलता है, उसके बाद वो तत्व धीरे धीरे करके पौधे को मिलते हैं। लेकिन उसका मीडिएटर कौन है, माध्यम कौन है, बैक्टीरिया। अब यहाँ से सूक्ष्म जीवों की कहानी शुरू होती है। आज अगर मान लीजिए कोई भाई पूर्ण रूप से रासायनिक खेती कर रहा है, वो जैविक खेती नहीं कर रहा है, फिर भी उनके खेतों में सूक्ष्म जीव काम करते हैं और वो है तब तक ही खेती में मिलेगी। और जैसे तो आप चाहे रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया अभी भी फील्ड पर हैं। हालांकि लगातार रासायनों के प्रयोग से कम हो रहे हैं, लेकिन वो जब तक काम कर रहे हैं तब तक ही आप डीएपी दे रहे हैं, उसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो बैक्टीरिया हैं वो इसे पौधों के लिए अवेलेबल रूप में तोड़ करके पौधों को अवेलेबल करवा रहे हैं। आगे कैसे रासायनिक खेती में बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सक्सेसफुली आप इनके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, इन पर भी क्वेश्चन करेंगे। आगे अंत तक बने रहिएगा। तो मीडिया प्रिपरेशन रूम में क्या होता है कि जिस बैक्टीरिया को हमको डेवलप करना है, बनाना है यहाँ पे लार्ज स्केल पे, उसके भोजन की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, है ना। और उसी तरह से क्या होता है कि जैसे हम सभी अलग अलग लोग हैं, सबकी चॉइस भी अलग अलग होती है। किसी को दाल रोटी पसंद है, किसी को दाल सब्जी, किसी को दाल बाटी भी पसंद है। उसी प्रकार से सभी बैक्टीरिया का फूड मटेरियल यानी उनका मीडिया अलग अलग होता है। अच्छा।
तो बेस में उसको क्या दिया जाता है, कार्बन सोर्स और नाइट्रोजन सोर्स, जो हम लोग अलग अलग रूप में उसको प्रदान करते हैं। तो कोनिकल फ्लास्क होते हैं ग्लास के, तो लिक्विड मीडियम होता है, वो भोजन यहाँ पे बनाया जाता है और उसके लिए हमको हेल्प लगती है जैसे हॉट एयर ओवन, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, पीएच मीटर। अच्छा, ये इक्विपमेंट्स हैं जिनसे उनका मीडिया मतलब जिसमें वो पनपेंगे, इनका उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग लेवल पे। ठीक है। तो मीडिया बनाने के बाद उसका पीएच सेट किया, क्योंकि वो बैक्टीरिया भी किस पीएच पे ग्रो करने वाला है, 6.5 से 7.5 के पीएच के बीच में। अगर मिट्टी ऐसी है तो ग्रो करने में उसको भी दिक्कत आएगी, तो हमको उसके लिए पहले फेवरेबल कंडीशन बनानी पड़ती है। हमको पहले मिट्टी को सुधारने के लिए, इसीलिए तो हम लोगों ने गोबर का खाद डाला और हरी खाद लगाई। जैसे ही वो डालेंगे और आप पीछे पीछे कल्चर छोड़ेंगे, यानी बैक्टीरिया छोड़ेंगे, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। अब एक बार जब मीडिया बन जाएगा तो वो मीडिया बना करके लाते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे ही वो मीडिया बन करके इस प्रकार के फ्लास्क में आता है, ये जो आप मशीन सामने देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव इसका काम क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 15 पाउंड के प्रेशर पे इस पूरे के पूरे मीडिया को स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि यदि आपने मीडिया बनाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया है, उसमें बाहर का भी फ्लोरा तो होगा कुछ ना कुछ, कोई बैक्टीरिया भी होंगे, कोई दूसरा फंगस भी होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कंटामिनेशन को रोकने के लिए, तो जब मैं इस फ्लास्क का इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे को मेरा जो भी ऐच्छिक बैक्टीरिया इसके अंदर डेवलप करना है या कोई ऐच्छिक फफूंद मेरे को डेवलप करना है, उदाहरण के तौर पे ट्राइकोडर्मा, तो मैंने ट्राइकोडर्मा का मीडिया बनाया, इसके अंदर स्टरलाइज किया, फिर उसको पूरा ठंडा करने के बाद इस पासिंग विंडो से नेक्स्ट वाले चेंबर में उसको ट्रांसफर करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां हम लोगों ने मीडिया बनाया, यानी उन सूक्ष्म जीवों का भोजन, फिर उसको स्टरलाइज करने के बाद ठंडा किया, फिर उसको यहाँ शिफ्ट किया। अच्छा। तो कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले सेमी सॉलिड जो मीडिया होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रेंट मीडिया कहते हैं, वो हमने लिया, पेट्री डिश के अंदर उसको पोर किया, यानी भरा। एक बार ये सेमी सॉलिड फेज में आने के बाद ये जेली जैसा जमना शुरू हो जाता है प्लेट के अंदर, वो आपको दिखाई दे रहा होगा प्लेट के अंदर। जब ये जम जाता है अच्छे से, उसके बाद फिर हमारा जो मदर कल्चर होता है, मदर कल्चर मतलब इस प्रकार के, जैसे स्लाइम, जैसे ये हमारा पीएसवी बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये जो मदर कल्चर है, इसको सबसे पहले पेट्री डिश के ऊपर, मतलब ये अभी लाइव, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, इसको हम लोगों ने, ये बीज है बिल्कुल, तो इसको हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा -20 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद जब भी इसको यूज करना होगा, हम लोग इसको डीप फ्रीजर से निकालेंगे और स्लांट से, इसको कहा जाता है स्लांट से इसको ट्रांसफर किया जाएगा पेट्री डिश के अंदर, मतलब इसको इसका खाना दिया जाएगा। हाँ। अब ये पेट्री डिश के अंदर ग्रो करेगा, यानी इसकी संख्या में वृद्धि होगी। तो जब संख्या में वृद्धि होगी, तो फिर ये कैसा दिखेगा, इस प्रकार से। अब जो ट्यूब में आपने देखा, यही वो बैक्टीरिया है, ये जो आपको लाइन दिख रही है। अच्छा। अब क्या हुआ है कि इसने पूरी कॉलोनी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये एग्जैक्टली फील्ड में भी ऐसे ही बढ़ता है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, इस तरह की लाइन तो दिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने उसको एक मीडिया प्रोवाइड किया है ना, उसको एक प्लेट में रखा हुआ है, मिला है। वहां पे क्या होगा, जिन जमीनों में कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, ह्यूमस अच्छा है, वहां पे वो उन्हीं कणों के बीच में अपनी संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे ये सबसे पहला वाला जो बैक्टीरिया है, ये है एजोस्पाइरिलम लिपोफेरम। जितने भी घास परिवार के पौधे हैं, अच्छा, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम इस बैक्टीरिया का होता है। और आप देखेंगे कि सभी का कलर और पैटर्न अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है ना। उसी प्रकार से फिर ये एसिटोबैक्टर है, जो गन्ने के अंदर नाइट्रोजन देने का काम करता है। अच्छा, मतलब गन्ने की फसल में ये ज्यादा इफेक्टिवली नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि अलग अलग क्रॉप्स में क्या अलग अलग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। और वो क्या करता है कि हमारे वातावरण में पहले से 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन प्रकृति ने क्या व्यवस्था बनाई है उसके लिए कि ये बैक्टीरिया राइजोबियम या एजेटोबैक्टर वातावरण से उस नाइट्रोजन को लेगा, उसको सरल रूप में तोड़ेगा, अमोनिया के रूप में या नाइट्रेट के रूप में, और सरल रूप में तोड़ने के बाद पौधे को पौधा उससे ले पाएगा। पौधा कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन खींच नहीं सकता, उसको सरल रूप में टूटना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए प्रकृति ने किसको बनाया, सूक्ष्म जीवों को बनाया। ठीक है, मतलब अभी जहां भी रासायनिक खेती हो रही है, वहां भी ये है। और जितने थोड़े बहुत बचे होंगे वो जान लगा के काम कर रहे हैं, तब जाके अभी इतना उत्पादन मिल रहा है। इतना सब खाद भर के डालने के बाद अगर इनकी संख्या ज्यादा हो, तो आपका उत्पादन और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार से अगला है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। अगर जैसे मान लीजिए आपने एमओपी का इस्तेमाल किया, म्यूरेट ऑफ पोटाश का, आपने एमओपी तो डाला है, लेकिन मिट्टी के अंदर इस बैक्टीरिया की मात्रा अगर कम है, संख्या कम है, तो वो आपका एमओपी भी पूरी तरह से काम नहीं करेगा, वो यूजलेस रहेगा। हाँ। यहाँ पे सर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे हर फसल के लिए अलग बैक्टीरिया देना है जी, तो ये तो बहुत बड़ी उलझन है। मतलब अब नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है हर फसल के लिए नहीं,
केवल दलहनी फसल वाला जो पार्ट है, सेगमेंट है, अच्छा, दलहनी फसलों में केवल नाइट्रोजन वाला बदल रहा है, तो वहां राइजोबियम जा रहा है। और जो गैर दलहनी फसलें हैं वहां पे एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन देने का काम कर अच्छा, रहा है। मतलब अगर दलहनी फसलें हैं उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए तो एजेटोबैक्टर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वहां पे राइजोबियम क्योंकि लगेगा। उनमें राइजोबियम होता है। हाँ, वहां पे एजेटोबैक्टर देंगे तो क्या होगा? एजेटोबैक्टर देंगे तो वो पड़ेगा तो सही मिट्टी में, अपनी संख्या को भी बढ़ाएगा, लेकिन वो दलहनी पौधे काम को का ही नहीं हो, उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन राइजोबियम जैसे मान लीजिए आपने नहीं डाला, एजेटोबैक्टर डाला है, तो जो आपकी ऐसी फसल थी कि जिसमें आपने एजेटोबैक्टर डाल दिया है, उस फसल की कटाई के बाद यदि बाद में आप गेहूं लगाते हैं तो गेहूं के समय वो एजेटोबैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और गेहूं को सपोर्ट करने लग जाएगा। इसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया जैसे देखें, अगर जैसे पोटाश के लिए देखें, फास्फोरस के लिए फास्फोरस के लिए तो पीएस ये भी क्या बैक्टीरिया कॉमन है। होते हैं क्या? मतलब सभी फसलों में फास्फोरस और पोटाश के लिए सब जगह कॉमन जाएगा, उसमें पीएस भी बैक्टीरिया और केम भी बैक्टीरिया, जो ये सभी फसलों के काम करते हैं। केवल नाइट्रोजन का ही अंतर है। नाइट्रोजन के लिए दलहनी में राइजोबियम, गैर दलहनी में एजेटोबैक्टर, गन्ने के लिए एसिटोबैक्टर। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। अच्छा। तो उसमें आता है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है बेसिलस अमाइलोलिक्विफिशियंस। कभी कभी कुछ फसलों में निमेटोड्स की समस्या होती है। निमेटोड्स के आने के बाद पीछे पीछे सेकेंडरी इन्फेक्शंस आते हैं, यानी द्वितीयक जो संक्रमण हुए हैं, बैक्टीरिया के हुए हों या फंगस के हुए हों, उस संक्रमण को रोकने का काम ये बैक्टीरिया करता है। अच्छा। इसका नाम है बेसिलस अमाइलोलिक्विफिशियंस। फिर एक बीटी बैक्टीरिया है, ये एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस सुरेंजियंसिस। तो इस बैक्टीरिया का यूज इल्लियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अच्छा, हाँ जी, मतलब स्प्रे के थ्रू भी लिया जा सकता है? स्प्रे के थ्रू ही लेना है, इसका सॉइल में एप्लीकेशन नहीं है, कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसको आपको फील्ड में स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसमें अधिकतर आपको जो मैंने बैक्टीरिया दिखाए हैं वो सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक, तो बायो पेस्टिसाइड को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला है बिवेरिया बासियाना। बिल्कुल, इसका नाम सुना है। हाँ, इसका नाम अधिकतर लोगों ने सुना है। तो ये है बिवेरिया बासियाना। सभी प्रकार की इल्लियों को नियंत्रित करने के लिए इस फफूंद का यूज किया जाता है। इसका लिक्विड सस्पेंशन भी आता है, पाउडर फॉर्मुलेशन भी आता है। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि कभी सोयाबीन या फिर दूसरी कोई क्रॉप की भी पत्तियों पर इल्ली चिपकी हुई है, आपको उस पर दिखाई देता है कि इल्ली पर फफूंद लगी हुई है। वो फफूंद एक्चुअली दोस्तों, उस फफूंद ने ही इल्ली को मारा है, और वो है बिवेरिया बेसियाना, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कीटकों को खत्म करने के लिए। बड़ी शानदार सी चीज है। बारिश के सीजन में जब नमी होती है पर्याप्त, तब आप इसको अगर मिट्टी से इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट ग्रब जो बहुत बड़ी समस्या आती है, जो प्रैक्टिकली देखने को मिलती है, तो उस पर भी इससे कंट्रोल मिलता है। बिल्कुल मिलता है। और इसके साथ में फिर दिया जाता है मेट्राजियम इनिसोफिली, स्पेशली फॉर व्हाइट ग्रब। अच्छा, हाँ, अच्छा, सफेद लट के लिए मेट्राजियम इनिसोफिली। जब इन दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता है तो इसका एक अलग ही सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। यानी जब आपने दो को मिला दिया तो कुछ नया निकल के आएगा। तो व्हाइट ग्रब भी कंट्रोल होंगे और साथ ही साथ में इल्लियों के जो शंखी होते हैं, यानी प्यूपा, ये प्यूपा को भी दोनों मिलकर के नष्ट कर देंगे। अच्छा। जमीन के अंदर ही। तो अगर प्यूपा ही खत्म तो आगे आने वाली जनरेशन में जो कैटरपिलर्स आएंगे उनकी संख्या को आप पहले ही रोक लोगे, मतलब आपने उनको पैदा ही होने नहीं दी। ऐसा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है सर, कि ये प्यूपा भी खत्म कर रहे हैं, कीटकों को खत्म कर दे रहे हैं, तो क्या मित्र कीट को भी खत्म कर देते हैं? ये मित्र कीट के ऊपर किसी तरह का इनका कोई नुकसान नहीं है। प्रकृति की ऐसी ही संरचना है, ऐसा ही उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। ये इकोसिस्टम बैलेंस वाली बात है, ये ऊपर वाले का बनाया हुआ है। तो जो हानिकारक चीजें हैं ये केवल उन्हीं को रोकते हैं। फायदा पहुंचाने वाले चीजों के ऊपर इनका कोई नुकसान नहीं है। फिर अगली जो फंगस आती है वो आता है पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस। आजकल के समय में आपने बाग बगीचों में देखा होगा, सब्जियों में देखा होगा, निमेटोड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ चुकी है। और अनार के केस में मैंने अभी देखा है, आपको जड़ों में मोटी मोटी गठनें देखने को मिलेगी। तो इस क्षेत्र में अनार में, जामफल में, और उसके अलावा संतरे में, इनके बगीचों में आपको निमेटोड आपको बहुत दिखने मिलता है। हमारे इस क्षेत्र में लहसन और प्याज में भी निमेटोड आ चुका है। पहले जबकि ये नहीं था, आज से 4 साल पहले खाली दूसरी सब्जी भाजी में दिखता था। लहसन प्याज में भी पिछले 4 सालों से ये आ चुका है। तो उसको रोकने के लिए पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस और वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम, इन दोनों फंगस का यूज किया जाता है निमेटोड्स को मारने के लिए। तो इसको यूज कैसे करना है? गोबर के खाद में मिला करके रख देना है 10-15 दिन के लिए, हल्का सा पानी छिड़क देना है, और आप बारदान वगैरह ढक करके रख दीजिए। अंदर नमी है, ये अंदर ही इनका मल्टीप्लिकेशन करेगा, संख्या बढ़ाएगा, और फिर आपको खेत की तैयारी के समय इसको खेत में प्रयोग करना है। अच्छा। लेकिन भरी गर्मी के मौसम में नहीं डालना है ना। तो किसान भाई बस ये ज्यादा ध्यान दें, कैसे गर्मी के समय में जो लोग खेत में खाद फेंक के आ जाते हैं उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे आपके जो अच्छे वाले जीव हैं वो काम नहीं करेंगे। आपको कब डालना है? अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो सोयाबीन में यदि आप अभी भी डोरे चलाते हैं तो या तो डोरे चलाते समय डालो, लेकिन काफी सारे किसान भाई अब डोरे चलाना बंद कर चुके हैं। तो अपने को फिर अगला रास्ता क्या है अपने लिए? सोयाबीन की कटाई के बाद फिर आप इन खादों का प्रयोग करें वहां पर। तब तक क्या होगा? जमीन के अंदर नमी भी रहेगी, मौसम ठंडा रहेगा, वातावरण ठंडा हो जाता है, तब ये मल्टीप्लिकेशन फास्ट करते हैं, बहुत तेजी से फैलेंगे। तो उस समय डाला हुआ रबी में भी सपोर्ट करेगा, जायद में भी सपोर्ट करेगा, और खरीफ में भी
उसके बाद खरीफ में भी सपोर्ट कर जाएगा। अच्छा, इस तरह से आपको सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा। रासायनिक खेती जो किसान करते हैं, मैंने कई किसानों को जी देखा है, जी डीएपी या फिर जो भी बेसल में वो डाल रहे हैं 12 32 16 एनपीके, जी उसके साथ में ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में लिया जी और उसको डाल देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए।